Hello, let us continue with our variable proportion function. In today's lecture, we are going to discuss production with two variable inputs. Okay, two variable inputs. In previous lecture, we have seen production with one variable input. क्या था पिछले इसमें हमने देखा था कि बाकी के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है कांस्टेंट रहेंगे, सिर्फ एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रहेगा, वो कैसा रहेगा, वेरिएबल रहेगा, और उसका इम्पैक्ट टोटल आउटपुट के ऊपर क्या होता है वो देखा जाएगा. लेकिन ये प्रोडक्शन विथ टू वेरिएबल इनपुट से बताता है कि पूरे के पूरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो वेरिएबल है, और ये वेरिएबल होने की वजह से ये जो है इसका आउटपुट यानी जो वेरिएबल फैक्टर्स है वो इंक्रीज करने के वजह से जो टोटल आउटपुट के ऊपर उसका इम्पैक्ट हो रहा है वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे. तो ये टू वेरिएबल इनपुट्स का जो है वो लॉन्ग रन में ज़्यादातर यूज़ होता है, क्योंकि इन शॉर्ट रन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू change each and every factors of production, but it is very much possible in long run to change each and every factors of production. You can increase the capacity of the plant, you can increase the land, you can increase the labor, you can increase the capital. That's why we say that in long run it is possible to change each and every factors of production, and this theory or this law deals with long run प्रोडक्शन फंक्शन. चलो देखिए, अल्सो नोन एज द लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल. ये प्रोडक्शन विद टू वेरिएबल इनपुट्स को अल्सो और भी कहा जाता है, दैट इज़ लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल. अंडर दिस लॉ देर इज़ नो फिक्स्ड फैक्टर बट ऑल फैक्टर्स कैन बी इंक्रीज. जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि पूरे के पूरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम लोग क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं. As a result, the size of the firm increases and the scale of output also increases. पूरे के पूरे हम लोग इसमें क्या देख सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं. ये देखिए, इट मे बी थॉट दैट व्हेन ऑल फैक्टर्स आर इंक्रीज्ड बाय अ फर्म टोटल आउटपुट विल आल्सो इंक्रीज बाय सेम प्रोपोर्शन. हम लोग ऐसा समझ सकते हैं, ऐसा सोचते हैं कि जब ऑल फैक्टर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो टोटल आउटपुट भी फर्म का क्या होगा, सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो रहा है, होना चाहिए. बट क्या ये सही में ऐसा हो सकता है? ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. मोस्ट प्रोबेबली ऐसा नहीं होता है. द वे टोटल आउटपुट बिहेव्स टू अ चेंज इन ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज द लॉ ऑफ रिटर्न्स अकॉर्डिंग टू स्केल ऑफ प्रोडक्शन. क्या कहा जाता है, ये टोटल आउटपुट जो बिहेव करता है, किसके साथ बिहेव करता है, चेंज इन ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. जिस तरह से उसे बिहेव किया जाता है उसी को कहा जाता है लॉ ऑफ रिटर्न्स अकॉर्डिंग टू स्केल ऑफ प्रोडक्शन. यानी हमने जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज किया हुआ है उससे हमें जो रिटर्न्स मिले हैं दैट इज़ नोन एज लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन ऑल फैक्टर यूनिट्स आर इंक्रीज्ड टोटल प्रोडक्ट में इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट. यानी ये बताता है कि टोटल प्रोडक्ट भी क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग रेट में इंक्रीज होने चाहिए. लेटर एट अ कांस्टेंट रेट एंड फाइनली एट डिमिनिशिंग रेट. देखिए, कुछ हद तक, कुछ पॉइंट तक आपको कैसे मिलने वाला है, इंक्रीजिंग रेट से रिटर्न्स मिलने वाले, फिर कांस्टेंट रेट से, और फाइनली ये डिमिनिशिंग होने ही वाला है. दीज थ्री टेंडेंसीज हैव come to be known as increasing returns to scale, constant returns to scale and diminishing returns to scale. increasing returns to scale क्या हो गया है, जब आपके इंक्रीज हो रही है रिटर्न्स में तो इंक्रीजिंग रिटर्न, जब उसमें कोई इंक्रीज नहीं हो रही, कांस्टेंट दिख रहा है तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, और जब हम लोगों को दिख रहा है वो कम होते जा रहा है तो हम लोग उसे कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल. These three aspects are not three different laws of returns to scale, but they are three aspects of one and the same law. ये three aspects जो है वो are not three different laws of returns to scale. ये अलग अलग laws नहीं है, लेकिन ये एक ही aspect है, एक ही इसका, that is the production with two variable functions. लेट अस एक्सप्लेन बाय टेकिंग अ सिंपल केस. हम लोग देखते हैं, एक केस लेते हैं और इससे हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं. व्हेन ए फर्म इज़ इंक्रीजिंग ऑल इट्स इनपुट्स बाय 10% एट अ टाइम. उन्होंने जितने भी उसके इनपुट्स है उन्हें सभी को 10% से इंक्रीज किया है. As a result of this, the total product will increase.
ऑब्वियसली सभी के सभी यूनिट्स इनपुट्स को उन्होंने 10% से इंक्रीज़ किया है, तो टोटल प्रोडक्ट भी कैसे होने वाला है, इंक्रीज़ होने वाला है. इन द फर्स्ट स्टेज टोटल प्रोडक्ट विल इंक्रीज बाय मोर देन 10%. पहले इसमें हमें क्या देखा, 10% से राइज हुई है, लेकिन जो इंक्रीज मिली है वो 10% से ज़्यादा है. सेकेंड स्टेज में देखेंगे 10% से हुआ है, और थर्ड इसमें भी देखेंगे कि 10% से, लेकिन सेकेंड स्टेज में देखते हैं कि 10% से ही हमें क्या मिल रही है, राइज मिल रही है. और थर्ड स्टेज में दिख रहा है कि लेस देन 10% हमें क्या मिल रहा है, उसके जो डिमिनिशिंग रेट ऑफ रिटर्न से हमें आउटपुट मिल रहा है. Now, with the increase in output is more than proportional to the increase in the quantities of the inputs, returns to scale are said to be increasing. देखिए, now if the increase in output is more than proportional to the increase in the quantities of the inputs, हमने क्या किया है, हमें अगर रिटर्न्स जो है वो जो हमने इनपुट्स दिए हैं उससे ज़्यादा मिल रहे हैं, तो हम लोग उसे क्या कह रहे हैं, रिटर्न्स टू स्केल आर सेड टू बी इंक्रीजिंग. क्योंकि इनपुट जितने दिए उस प्रोपोर्शन से ज़्यादा हमें आउटपुट मिल रहे हैं, दैट्स वाई इट इज सेड एज रिटर्न्स टू स्केल आर इंक्रीजिंग. If instead the increase in total output is proportional to the increase in the quantities of inputs, लेकिन जितने हमने इनपुट्स दिए हैं उसी प्रोपोर्शन में अगर हमें आउटपुट मिल रही है तो हम लोग वो रिटर्न्स को कहते हैं कांस्टेंट. और फिर अगर इंक्रीज इन टोटल आउटपुट इज लेस देन प्रोपोर्शनल, रिटर्न्स टू स्केल आर सेड टू बी डिक्रीजिंग. देखिए, हमने जो इनपुट्स है उसके इंक्रीज किया है, लेकिन उसी प्रोपोर्शन में हमें आउटपुट नहीं मिल रहे हैं, उससे कम मिल रहे हैं, तो हम लोग रिटर्न्स टू स्केल क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग कहेंगे. लेट अस एक्सप्लेन इट बाय दिस टेबल. देखिए, फर्स्ट कॉलम में हमने यूनिट्स ऑफ लेबर दिए हैं, सेकंड कॉलम में यूनिट्स ऑफ लैंड दिए हैं, थर्ड कॉलम में टोटल प्रोडक्ट दिया है, फोर्थ में मार्जिनल प्रोडक्ट. ये मार्जिनल प्रोडक्ट है, आउटपुट पर मैन है, और एवरेज प्रोडक्ट भी आउटपुट पर मैन है. देखिए, 8 यूनिट्स ऑफ लेबर के साथ 10 यूनिट्स ऑफ हमने लैंड दिया हुआ है. दिस इज इनपुट्स. 2 वेरिएबल फैक्टर्स हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे, 2 वेरिएबल फैक्टर्स हमने लेबर और लैंड लिया है, और इनको इम्प्लीमेंट करने के वजह से, अप्लाई करने के वजह से हम लोगों को 130 जो है वो प्रोडक्ट मिले, टोटल प्रोडक्ट. और मार्जिनल प्रोडक्ट आउटपुट पर मैन यानी 130 डिवाइडेड बाय 8 हमने किया तो हमें 16.25 मिले हैं, और ये भी है, एवरेज प्रोडक्ट भी है वो 16.25 है. जैसे हम लोग यूनिट्स फिर उतना ही प्रोपोर्शन में हम लोग उसे इंक्रीज करें. यूनिट्स ऑफ लेबर आर इंक्रीज्ड बाय 8. देखिए, पहला 8 है, फिर 16, फिर 24, फिर 32, यानी हर एक इंक्रीज कितनी हो रही, 8 यूनिट्स ऑफ लेबर से. यूनिट्स ऑफ लैंड में इंक्रीज कैसे हो रही, पहले 10 है, फिर 20 है, फिर 30 है, यानी 10 यूनिट्स से इंक्रीज हो रही है लैंड में. टोटल प्रोडक्ट उस तरह से हो रहा है क्या, हमें वो देखना है. अभी टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया, 270. अब 270 माइनस 130 कीजिए और डिवाइडेड बाय, हमने यूनिट्स पर मैन बोला है इसलिए लेबरर्स को देखते हैं, 16 माइनस 8, उसको अगर हम लोग डिवाइड करें तो हमें दिखता है 17.5 बराबर है. ये क्या हो गया, मार्जिनल प्रोडक्ट. और एवरेज प्रोडक्ट कितना हो गया, 16.88. इसी तरह से हम लोगों को ये पूरा कैलकुलेशन करना है. और जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कहाँ तक के ये इंक्रीज़ हुआ है हमारा, 19.25, यानी 40 यूनिट्स ऑफ लेबर है, 50 यूनिट्स ऑफ हम लोगों ने क्या देखे हैं, यूनिट्स ऑफ लैंड है. इंक्रीज़ हो रहा है हमारा 20.25. मार्जिनल जो प्रोडक्ट हम लोगों को मिल रहा है वो 32 यूनिट्स ऑफ लेबर और 40 यूनिट्स ऑफ लैंड है. तब तक के हमें दिख रहा है कि इंक्रीजिंग रेट से हम लोगों को मिल रहा है. लेकिन जैसे ही ये हम लोग देख रहे हैं 40 यूनिट्स ऑफ लेबर और 50 यूनिट्स ऑफ लैंड देख रहे हैं, तो हमें मार्जिनल प्रोडक्ट में क्या दिख रहा है, कमी आती हुई दिख रही है, बराबर है. तो ये जो कमी आती हुई दिख रही है एक पॉइंट पे वो क्या हो गया है, अब उससे ज़्यादा ये बढ़ने वाला नहीं है, हमें वो डिमिनिशिंग रेट से मिल रहा है. इसे हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे. द इंक्रीजिंग रिटर्न्स अराइजेस फ्रॉम द ग्रोथ इन द साइज ऑफ प्रोडक्ट यूनिट. In simple words, doubling the capacity of the firm might lead to more than double the previous output.
पहले से हम लोगों को डबल आउटपुट मिल सकती है। इन अबव टेबल, एज द साइज ऑफ द फर्म यूनिट इंक्रीज फ्रॉम 8 मेन एंड 10 यूनिट्स ऑफ लैंड, 16 मेन एंड 20 यूनिट्स ऑफ लैंड, एन इंक्रीज ऑफ 100%. Total product changes from 130 units to 270 units, an increase of 108 approximately. हम लोगों को क्या दिख रहा है यहाँ पे? 108% approximately increase दिख रहा है. As the firm increases in size, it is able to take advantage of certain economies of scale. But table also indicates the fact that as the size of the firm increases beyond the employment of 40 men and 50 units of, देखिए 40 men and 50 units of लैंड जब हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे हम लोगों को क्या दिख रहा है? 20, यानी नीचे आ गया है. 40 men and 50 units of land, the return to scale are diminishing. देखा हमने, वो डिमिनिश होते जा रहे हैं. This is because of the fact that beyond a certain size the efficiency begins to diminish. यानी एक अगर certain size के बाद हर एक की efficiency जो है वो क्या हो जाती है? डिमिनिश हो जाती है. पहले हम लोगों को जैसे मिल सकता है स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबरर्स मिल सकते हैं, यानी जैसे फर्म बड़ी होती जा रही है तो हम लोग स्पेशलाइज्ड लोगों को, एक्सपर्ट लोगों को एम्प्लॉय कर सकते हैं. अच्छे से अच्छे लैंड हम लोग वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. लेकिन जैसे ही हम लोग हमारे फर्म बढ़ाते जाएंगे तो जो हमारे पास अवेलेबल इनपुट्स जो है वही क्वालिटी के नहीं मिलेंगे. उनकी जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाती है? डिमिनिश हो जाती है. एंड इसी वजह से हमें दिखता है कि हमें जो मिलने वाले जो अभी आउटपुट है वो डिमिनिशिंग रेट में. एंड दैट इज़ स्टेटेड इन प्रोडक्शन विद 2 वेरिएबल इनपुट्स. थैंक यू.